तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े हिंदी मीडियम चैनल डाउटनेट क्लास 10th हिंदी मीडियम पर। आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं रिवाइज इंडिया के तहत आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण। यार ये जो चैप्टर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सिर्फ एक ही चीज जानना है कि हमारे अम्ल और क्षार है क्या और ये बाकी चीजों से कैसे अभिक्रिया करते हैं। दैट्स इट, आपका पूरा चैप्टर कवर अप। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं जल्दी जल्दी देखते हैं गाइस, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30 मिनट है और हमको पूरा चैप्टर खटाखट बहुत जल्दी रिवाइज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हमको जानना है कि अम्ल और क्षार होते क्या है। प्रयोगशाला में आप कैसे पहचानोगे कि यार अम्ल क्या है या क्षार क्या होते हैं। आप सबको फिर ये बताना है मुझे कि सूचक क्यों है, क्योंकि देखो होता क्या है कि हमारे पास में प्रयोगशाला में बहुत से तरीके होते हैं। आपकी लैब में ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ढेर सारी चीजें होती है, तो आपको पहचानना कैसे है। आप कैसे पहचानोगे कि मान लो मैंने आपके पास में एक गिलास दे दिया और बोला कि गिलास में कुछ मिला के रखा हुआ है, पहचानो क्या है। अब आप चख के तो देखोगे नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें टेस्ट करना पड़ेगा। तो इसे ही हम बोलते हैं कि प्रयोगशाला में सूचकों के माध्यम से पहचान सकते हैं कि वो पदार्थ अम्ल है या क्षार है। या हम धातु के साथ अभिक्रिया करके देखते, अगर अम्ल है तो भाई क्या करेगा, क्षार है तो क्या करेगा। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करवा के देखेंगे कि क्या बनने वाला है। फिर हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको भी समझेंगे हम लोग। धात्विक ऑक्साइडों की अम्लों के साथ रिएक्शन भी जानने वाले हैं। अधात्विक ऑक्साइड के क्षारकों के साथ में अभिक्रिया जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पीएच स्केल एंड फिर हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे लवण। क्लियर यहाँ तक के फंडा बिल्कुल क्लियर है। 1 बाय 1 शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कम समय है, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो चलिए फटाफट अपनी गाड़ी को बिना लगाम दिए चालू करते हैं यार। और मुझे पता है जितना जोश मेरे में है उतना जोश आप में भी होगा ही होगा। सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है वो है अम्ल। यार स्वाद में खट्टे हैं तो अम्ल और कड़वे हैं तो क्षार, बचपन से पढ़ते आ रहे, लेकिन अब आपको एक वैज्ञानिक कैसे मानेगा कि ये अम्ल है या क्या क्षार है। वो एकदम लोकल भाषा में तो नहीं बताएगा ना, आपको वैज्ञानिक का काम होता है वैज्ञानिक भाषा में बताना। तो उसका काम है कि वो बताएगा अम्ल क्या है जो कि पानी में घुल करके H+ आयन देते हैं और क्षार पानी में घुल करके OH आयन देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने आपसे कहा कोई अम्ल है तो यार अम्ल को पानी में घोला, एग्जाम्पल जैसे कि कोई HCl है, यार ये पानी में घुलकर हमको H+ आयन देता है और साथ में क्लोरीन ऋणायन देगा। तो क्या है हमारे पास में, हमको H+ आयन मिल गया। अगर H2SO4 है तो यहाँ पर भी हमको क्या मिलने वाला है, H+ आयन मिलने वाला है प्लस SO4 2- आयन मिलेगा। तो ये हमारे पास में क्या है, ये अम्ल है जो पानी में हर बार घुलकर H+ आयन देंगे। जबकि क्षार क्या होता है बच्चा, क्षार जिसके पास OH है, OH ऋणायन, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है हाइड्रोक्सी आयन। याद रख लेना, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी आयन कहते हैं। तो यार जब भी कोई क्षार पानी में घुलता है तो हमें OH- आयन देता है। एग्जाम्पल के लिए यार नाम तो सुना ही होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है इसका NaOH। आप सभी लोगों ने CaOH का ट्वाइस नाम सुना होगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इनको पानी में घोलने पर हमें क्या मिलता है यार, OH- आयन प्लस Na+ आयन। तो इस तरीके से पानी में घुलकर यह अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। बट अब परेशानी क्या है कि मैडम हम लोग लैब में कैसे पता करें, हम किसी प्रयोगशाला में किसी अम्ल या क्षार को कैसे पता करें। अब क्वेश्चन तो यही बनता है। तो यार इस प्रश्न का ना बहुत ही प्यारा सा जवाब है और वो ये है कि प्रयोगशाला में अम्लों की और क्षारकों की पहचान कैसे की जाए। सबसे पहला काम, आप किसी सूचक से पता कर लो। सूचक का काम होता है बच्चा सूचना देना कि दिया गया पदार्थ, सूचना देना कि दिया गया पदार्थ वो अम्ल है या फिर वह कोई एक प्रकार का क्षार है। यही किसी सूचक का काम होता है। तो यार सूचक कितने प्रकार के होते हैं आपको बता देती हूँ। सूचक 2 प्रकार के हैं। पहला होता है प्राकृतिक सूचक और दूसरा होता है कृत्रिम सूचक।
अगर किसी को नहीं पता तो बता देती हूँ, सूचक दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम। लिटमस पेपर बेटा प्राकृतिक सूचक है, हल्दी प्राकृतिक सूचक है, आपका गुड़हल का फूल हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, है ना, ये सभी हमारे प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पेपर हमें एक लाइकेन या लीचेन नाम के पौधे से मिलता है बेटा, इसको लीचेन या लाइकेन नाम के पौधे से मिलता है। अगर आपके पास में लिटमस पेपर को आपने अम्ल में डुबोया तो अम्ल में डुबाकर यह आपको लाल रंग देगा, जबकि आपके पास में अगर आपने इसको किसी क्षार में डुबोया तो यह आपको नीला नीला रंग देता है। समझ जाना कि नीला रंग वाला जो है वो क्या होगा, आपका लिटमस पेपर वो नीला हो गया, मतलब कि क्षार है। यानी अगर कहीं पर भी क्षार है तो नीला रंग, अम्ल है तो लाल रंग। और हल्दी क्या करती है बेटा, हल्दी किसी भी क्षार के साथ में लाल रंग दे देती है, जबकि यह अम्ल के साथ में हमें कौन सा कलर दे देती है, पीला पीला। बस इतना सा जानना है आपको और कुछ डिटेल में नहीं पूछा। फिर आपके पास में बेटा कृत्रिम सूचक दो आते हैं, जिसका नाम है मेथिल ऑरेंज। नाम में लिखा है ऑरेंज, तो इसका रंग कैसा होता है, यह नारंगी, नारंगी मतलब कि ऑरेंज कलर है ना, नारंगी रंग का होता है, यह नारंगी रंग का है। पहली बात, चलो मान लिया मैडम नारंगी रंग का है, पर अगर इसमें आप अम्ल डालोगे तो क्या होगा, अगर इसमें आपने अम्ल मिक्स किया तो यार अम्लों के साथ में ये क्या करेगा, किसी भी अम्ल के साथ में मिल करके ये हमें कलर दे देता है। कौन सा कलर देगा अम्ल के साथ में, ये हमें देता है थोड़ा सा गुलाबी, लाल लाल गुलाबी कलर देता है। तो लाल गुलाबी है, लाल गुलाबी, गहरा लाल गुलाबी कलर होता है, जबकि किसी क्षार के साथ में अगर यह मिलता है तो हमें कलर दे देता है पीला पीला, ठीक है, येलो येलो कलर दे देता है। जबकि एक दूसरा प्रकार का सूचक है, ये बेटा केमिकल है बेसिकली, है ना। तो सूचक मतलब कि फिनाप्थलीन हमारे पास में एक टाइप का क्या होता है, कृत्रिम सूचक। कृत्रिम मतलब कि क्या होगा, ये हमारे द्वारा, मनुष्यों के द्वारा फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। तो कृत्रिम सूचक एग्जाम्पल के लिए फिनाप्थलीन। तो फिनाप्थलीन जो होता है एक प्रकार का कैसा सूचक होगा बच्चा, रंगहीन सूचक है, इसमें कलर नहीं होता, इसके पास में कलर ही नहीं होता, परंतु अम्लों के साथ नो चेंज, अम्लों के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता, यह रंग नहीं बदलता, जबकि क्षार के साथ में लाल हो जाता है। क्षार के साथ में प्यार है इसको, ये लाल गुलाबी, इसको लिख दो गहरा गुलाबी हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रख सकते हो। एक ही चार्ट में आपके पास में पूरे सूचक जितने भी थे वो हमने कर लिए। इसके अलावा एक और सूचक होते हैं जो गंध में परिवर्तन करते हैं, इसे हम गंधीय सूचक भी कहते हैं। सो बेसिकली आपके पास में जो वैनिला, प्याज और लौंग का तेल होता है, ये सभी अपनी बदबू बदल करके अपनी जो स्मेल होती है उसे चेंज करके बताते हैं कि हमारे पास में दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है। अब बात करते हैं कि और इसके अलावा हम किन पर भरोसा करें कि हमें पता चले कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है। तो बहुत ही सिंपल सा एक काम करना है आप सभी को कि किसी भी धातु के साथ जब अम्लों की क्रिया की जाए तो क्या होगा, और किसी क्षारक के साथ में अभिक्रिया की जाए तो क्या होगा। तो बेटा जब भी कोई धातु के साथ मान लीजिए अम्ल का अभिक्रिया होता है तो हमेशा आपके पास में ना हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई धातु है सोडियम, अम्ल के साथ अभिक्रिया करी, यानी कि आपने तनु HCl डाल लिया। अम्ल कौन है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा बच्चा, NaCl बनाता है। नाम बताओ इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है NaCl। इसका नाम क्या है, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड हमारे घर का नमक कहलाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती। याद रखना हमेशा इंपॉर्टेंट चीज कि यह अभिक्रिया करके हमें क्या देते हैं, लवण प्लस H2 गैस देते हैं। परीक्षण कैसे करोगे, परीक्षण करने के लिए आपने मान लीजिए कि किसी भी अम्ल के अंदर आपने क्या कर दिया बच्चा, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर जो दिया गया है वो है जिंक के साथ में H2SO4। तो यार जिंक के साथ में जब H2SO4 का ये अभिक्रिया इसकी है, तो जब हमने H2SO4 डाला तो यहाँ पर क्या होता है, बुलबुले के साथ में ढेर सारे बुलबुले निकलते हैं। बुलबुले जो है वो कहाँ से गुजरते हैं, ये ढेर सारे बुलबुले निकलेंगे। बुलबुले गुजरते हैं ये पाइप से होके हुए बेटा पानी के अंदर, है ना, पानी में हाइड्रोजन गैस घुलती नहीं है तो बुलबुले के रूप में यहाँ पे निकलेगी। और जैसे ही आपने कोई यहाँ पे मोमबत्ती लाई तो फट फट करके ये क्या करेगी, पप 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 करके जलती है। तो ऐसे आप परीक्षण करते हो कि ये हमारे पास में जल गई तो ये बनाता है ZnSO4। तो यहाँ पर बनेगा बच्चा ZnSO4
SO4 यानी कि आपका प्यारा सा जिंक सल्फेट प्लस अगेन हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और ये होता है आप सभी का अभिक्रिया। समझे? तो इस तरीके से आपको हमेशा अभिक्रियाओं को याद रखना है। अगर कोई बच्चा भूल जाता है तो बेटा आपको हमेशा जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना है, कभी नहीं भूलोगे, हमेशा पता रहेगा। अगला, आपके पास में अगर कोई क्षार के साथ में अभिक्रिया करे तो क्या होगा बच्चा? तो सेम टू सेम, अगर मान लीजिए कोई क्षारक है तो क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया तो क्या होगा? अगेन आपके पास में कोई क्षार ले लिया, मान लीजिए क्षार है, क्षार के साथ में आपने धातु डाला, तब भी यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? एक धात्विक लवण बनता है। क्या बनता है? धात्विक लवण मिलने वाला है और ये धात्विक लवण के साथ में H2 गैस बाहर निकलेगी। अब कैसे? फिर से सुनजो, जैसे कि यहाँ पर लिया हुआ है NaOH, ये क्या है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक प्रबल क्षार है। इसमें जब आपने जिंक के टुकड़े डाले तो यहाँ पे बनता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। तो बेटा ये सोडियम जिंकेट के साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो इस तरीके से आप पता लगाओगे कि अगर आपके पास में कोई अम्ल ने किसी धातु से क्रिया करी या किसी क्षार ने धातु के साथ में अभिक्रिया करी तो दोनों ही परिस्थितियों में क्या मिलने वाला है? दोनों ही सिचुएशन में हमको एक चीज मिलेगी और वो ये है कि धात्विक लवण प्राप्त हो जा रहे हैं हमको। तो धात्विक लवण के साथ में यहाँ पर H2 गैस मुक्त हो जा रही है। दैट्स इट। इससे ज्यादा दिमाग खर्ची नहीं करना अपन को। अगली अभिक्रिया क्या है, कैसे टेस्ट करेंगे? अब अगली अभिक्रिया में हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए धातु कार्बोनेट, एग्जाम्पल के लिए बेटा कार्बोनेट मतलब कि CO3 और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि HCO3 है अगर आपके पास में, तो फिर क्या करोगे? धातु जैसे कि मान लीजिए NaCO3 है, NaHCO3 है। यार सोडियम वाले एग्जाम्पल बड़े आसान होते हैं इसीलिए इसे समझना भी आसान होता है। तो धातु कार्बोनेट जैसे कि Na2CO3, तो बेसिकली आपके पास में सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, धातु कार्बोनेट। इनके साथ में जब भी अभिक्रिया होगी तो याद रखना, चाहे कोई धातु कार्बोनेट हो चाहे कोई हाइड्रोजन धातु का कार्बोनेट हो, तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे अगर किसी अम्ल के साथ, कोई अम्ल के साथ में धातु कार्बोनेट है या आपका धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यह अभिक्रिया करके हमेशा याद रखना CO2 गैस तो निकालेगा ही, पानी बनाएगा ही, इसके साथ में बनेगा लवण। याद रखना जहां पे कार्बोनेट है अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तो बनाएगा ही बनाएगा। चाहे कुछ भी दिमाग में नहीं आए आपके, बस ये दो चीज अगर आपको याद रहेगी तो बच्चा वाला तो लवण ही होगा। ठीक है, बस ऐसे याद कर सकते हो इजीली। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक प्यारा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में Na2CO3 का एग्जाम्पल ले लिया, या बच्चों आप लोग यहाँ पर NaHCO3 दोनों का एग्जाम्पल ले लो, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं अपन और अभिक्रिया करवा लेते हैं HCl से, क्योंकि इससे अभिक्रिया करवाने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो HCl से जब अभिक्रिया करवाई तो हमारे पास बेटा ये जो Na है ये Cl के साथ में मिलकर क्या बनाएगा? पहले तो नमक बनाएगा। तो क्या बन गया? NaCl बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका जल बन गया। समीकरण को बैलेंस कर लीजिए, आपका उत्तर बिल्कुल सही 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 आ जाएगा। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और शायद पूरी आपकी समीकरण जो है वो बैलेंस हो चुका है। इसके अलावा जब NaHCO3 है आपके पास में, तो गाइज यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है। मेरे पास में बन रहा है NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, कोई चेंज नहीं बच्चों, एज इट इज। लवण मिला, नमक मतलब कि क्या है? लवण है, लवण मिला का आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिला, आपका H2O पानी बन गया है। तो बेटा इस तरीके से आप किसी भी अभिक्रिया को देख लीजिए। आप जब भी कोई रिएक्शन देखते हो तो हमें छोटी छोटी सी ट्रिक्स को देखनी पड़ती है। तो हमने क्या समझा कि जब भी कोई अम्ल
धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करेगा तो ऑलवेज ये कार्बन डाइऑक्साइड जल और लवण को बनाएगा। नेक्स्ट हम कैसे टेस्ट करेंगे, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देती हूं। तो यहाँ पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो बेटा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, ये कैसे टेस्ट करोगे। अब क्वेश्चन ये होता है कैसे प्रूफ करो कि यहाँ पे CO2 गैस निकली है। क्वेश्चन यही होता है कि प्रूफ करो CO2 गैस निकली है, कैसे पता चला। तो भाई आपको क्या करना है बच्चा, आपको कुछ नहीं करना है, आपकी CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग CaOH का ट्वाइस, जिसको बच्चा आप लोग बोलते हो बूझा चूना। तो बूझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। याद रखना, नाम याद नहीं रहता है आप सभी को, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके बनाता है CaCO3 प्लस बच्चा आपका बन जाएगा यहाँ पे जल। तो क्या हो गया, यहाँ पे बन गया बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, जो भी एक प्रकार का लवण कहलाता है। इसे हम कहते हैं कैल्शियम का कार्बोनेट लवण। इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखना है, दैट्स इट। और क्या बन गया, जल बन गया। याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, चूना, पत्थर, चौक और संगमरमर ये कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप होते हैं। अगर पेपर में आए तो टिक मार्क जरूर करना। सभी धातु कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ही देते हैं। साथ में प्रतिक्रिया को संक्षेप रूप में आप लोग ऐसे प्रस्तुत कर सकते हो, मैं आपको बता चुकी हूं, पर याद रखना यह कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण। तो ये परीक्षण करने पर जो बच्चा आपका जल होता है उसका रंग दूधिया हो जाता है। तो इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, दूधिया होता है, बिल्कुल मिल्किश जाता है। तो दूधिया रंग का आपका लवण बनता है, जिसके कारण बेटा जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, दूधिया। तो CaOH का ट्वाइस पारदर्शी होता है, कलर इसका मिल्की यानी दूधिया हो जाता है। नाउ एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, अगर आपके पास में कोई अम्ल को क्षार में मिला दिया जाए तो वहां पर क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। पेपर में काफी ज्यादा पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास में कोई अम्ल है मान लीजिए और आपने अम्ल को किसी क्षार के साथ मिला दिया, तो यार ये जो अम्ल है ना, जब भी किसी क्षार के साथ में मिलेगा ये हमेशा, देखो एक चीज कॉमन है, अम्लों के साथ अभिक्रिया होने पर लवण तो बनता ही है, प्लस बच्चों उसके साथ में एक्स्ट्रा चीज है, यानी लवण तो पक्का है, ठीक है। तो हमारे पास में एग्जाम्पल ले लेते बेटा, फिर से ले रही हूं आपके पास में कोई अम्ल, और मेरा प्यारा अम्ल बच्चा HCl ही है, क्योंकि ये बड़ा आसान है याद करने के लिए, समझने के लिए। HCH, HCl और NaOH, इससे आसान कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपके पास में आपने क्या कर लिया, क्षार ले लिया, अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। लवण क्या होगा, NaCl है ना, प्लस जल यानी कि H2O। तो आपने क्या देखा कि ये जो क्लोरीन है बेटा, ये सोडियम के साथ मिलकर बना ली NaCl। अगर यहाँ पर मैं H2SO4 ले लेती, साथ में मैंने ले लिया NaOH, तो यार ये बनाता अपने पास में Na2SO4 प्लस H2O। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसे हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं बेटा, इसे कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें बाहर ऊष्मा भी निकलती है, इसीलिए इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उदासीनी अभिक्रिया भी एक ही जैसी होती है। अब अगला टॉपिक पड़ता है अपना कि अगर मान लीजिए कोई अम्ल को मैंने धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, तो किसी भी धात्विक ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया कैसे करेगा। तो यार जब भी मेरे पास में कोई अम्ल, एग्जाम्पल के लिए अपने पास में फिर से मैंने HCl लिया और कोई धात्विक ऑक्साइड ले लेते हैं जैसे कि Na2O, तो यार ये जो अभिक्रिया करेंगे ना, तो तब भी हमारे पास में लवण और पानी मिलता है। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा NaCl प्लस H2O। यार यहाँ पर भी क्या मिलता है, लवण प्लस जल मिलने वाला है। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी कोई अम्ल किसी धात्विक, इसको क्या बोलते बेटा, जैसे Na2O हो गया, CaO हो गया, MgO हो गया, है ना, MgO हो गया, आपके पास में जितने भी ऑक्साइड है अभिक्रिया करके हमेशा आपको लवण और जल ही देने वाले हैं। तो बेटा यहाँ पर आपके पास में ये चीजें आपको
पता होनी चाहिए। आप अभिक्रिया कर करके देखो, आपको पता चलेगा ये होता ही है। जबकि याद रखना, अम्ल हमेशा धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, जबकि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उनके साथ क्षारकों की रिएक्शन होती, जो हमने अभी देखा। जैसे कि CO2, SO2, ये बच्चा क्या कहलाते हैं? इन्हें कहते हैं अधात्विक ऑक्साइड। तो अगर कोई अधात्विक ऑक्साइड है आपके पास में, तो यार ये जो अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया कर लेंगे, मान लीजिए किसी क्षार के साथ में अभिक्रिया करते हैं, तो यह क्या देंगे? अगेन ये भी हमें लवण प्लस जल देंगे। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा बच्चा, कौन सा एग्जाम्पल? सेम टू सेम ये वाला एग्जाम्पल आप लोग देखो, यहाँ पे मैंने करवाया है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह, है ना। ये क्या होता है? CO2 का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाह। तो इससे क्या होगा? फिर से बेटा सेम इक्वेशन में वापस नहीं लिख सकती, तो आप सभी को क्या करना है? इसको वापस से कवर अप करना है। तो CO2 प्लस CaOH का ट्वाइस अभिक्रिया करके बनाएगा CaCO3, तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो बेटा सेम अभिक्रिया है, सेम रिएक्शन है। तो जब भी मेरे पास में कोई धात्विक ऑक्साइड, एग्जाम्पल के लिए CO2 हो गया, SO2 हो गया, ये अभिक्रिया करते हैं किसी क्षार के साथ में, तो लवण और जल देते हैं। दैट्स इट। ये पूरी अभी आपकी अभिक्रिया थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास में क्वेश्चन पूछते हैं बच्चा कि अम्ल और क्षार में समानताएं क्या होती है। आपने अंतर तो देख लिए बच्चा, अब आपके पास में पूछी जाती है पेपर में समानताएं क्या होती है। तो यार क्या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या क्या बिहेवियर होता है। तो पहली बात तो ये कि अम्ल और क्षार दोनों अपने क्या होते हैं? अम्ल और क्षार दोनों ही अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, है ना। दोनों ही आयनों में बट जाते हैं, आयनों में विभक्त होते हैं। तो आयनों में विभक्त होते का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला कि अम्ल पानी में घुलकर आपको H+ आयन देता है, क्षार आपको देता है OH- आयन। इसे हम क्या बोलते हैं? आयन्स बोलते हैं। तो आयन में विभक्त हो जाता है, और जब वो आयन में विभक्त होता है, जब हमारा कोई भी अम्ल या क्षार आयन में विभक्त होता है, तो भाई हमने क्या समझा है? हमने यह समझा है कि यह अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो अम्ल और क्षार का जलीय विलयन, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अम्ल और क्षार का जलीय विलयन क्या कर सकता है बच्चा? तो ये दोनों की दोनों, अम्ल और क्षार का जलीय विलयन विद्युत प्रवाह के या विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं ये? विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों सुचालक है? क्योंकि इनके पास में मुक्त आयंस होते हैं। क्यों है बेटा? क्योंकि इनके पास में मुक्त आयंस है, तो वो इजीली क्या कर सकते हैं? आपका सर्कुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो आप देखो, अगर आपने पास में कोई भी अम्ल को ऐसा पानी में घोला और उसमें आपने क्या कर दिए? आपने कील लगा दी, बैटरी लगाई, तो आप देखना बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा। और क्यों जलेगा? क्योंकि आपका बल्ब जलेगा बिकॉज यहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। इसके अलावा एक और चीज आपको बता देती हूं कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रही हूं बेटा, कि अम्ल और क्षार दोनों ही जल से क्रिया कर ऊष्मा, जल के साथ क्रिया करके ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। तभी आप सभी को लैब में कहा जाता है कि आप सबको खुले हाथों से नहीं पकड़ना है। आप सभी लोगों को सुना होगा आप लोगों ने कि जो एसिड होता है बच्चा, वो पानी के साथ में बहुत तेजी से क्या करता है? ऊष्मा उत्सर्जित करता है, जिससे अगर आपके हाथ पे मान लीजिए गलती से कोई एसिड गिर गया, तो आपको आपका टीचर कभी नहीं बोलेगा कि इसके ऊपर पानी जा करके तुम पानी से हाथ धो। बेटा आपको कभी भी अगर गलती से भी हाथ पे एसिड गिर जाए, तो आपको पानी से नहीं धोना है, आपको सीधा या तो कोई क्षार मिला दीजिए उसके ऊपर। क्षार मतलब कि जैसे कि आप साबुन लगाइए पहले उसके ऊपर गीला करके हल्का सा, ताकि आपके पास में पहले वो न्यूट्रलाइज हो और फिर आपको उसको साफ करना है। तो ऐसे आप काम कर सकते हो। तो ये कुछ समानताएं होती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चा आपके पास में होता है कि आप सभी को बता देती हूं कि अगर आपने किसी लवण के साथ में अब किसी अम्ल की क्रिया करी, ये कौन है बेटा? ये हमारे पास में लवण है। तो लवण की किसी अम्ल के साथ में अभिक्रिया करने पर फिर से हमें क्या मिलता है? दूसरा एक लवण मिल जाता है। तो NaCl और H2SO4 के साथ में क्रिया करके बनाते
जाता है HCl प्लस Na2SO4, जो कि एक गैसीय रूप होता है। ये क्या होता है बेटा? गैस होता है एक प्रकार का। तो HCl गैस बनती है, और HCl गैस जो है अगर आप लिटमस परीक्षण करोगे तो कभी भी लिटमस पे ये आपका नीले लिटमस को लाल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हमारे पास में गैस है, गैस में आयंस नहीं होते। तो जब आप इसके पास में गीला लिटमस ले जाते हो तो गीले लिटमस के साथ ही यह क्या करती है? अभिक्रिया करती है, अदरवाइज यह कलर नहीं बदलेगा। तो याद रखना कि जब भी ऐसी कोई अभिक्रिया आए पेपर में तो याद रखना गीला लिटमस पेपर ही हम टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा सॉल्ट्स, यानी कि आपको पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है हमारे पास में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। पीएच स्केल का मतलब बेटा एक ऐसी स्केल जो बताता है दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार। ये बताता है हमें दिया गया पदार्थ अम्ल या क्षार का परीक्षण करने के लिए, क्षार का परीक्षण करते हैं। इससे यह बताता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, आपके पास में हाइड्रोजन आयंस, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, पावर ऑफ हाइड्रोक्सी आयंस। तो ये बताते हैं हमको पीएच स्केल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देती हूं कि अगर आपके पास में pH 7 है तो वो उदासीन होता है। उदासीन का मतलब होता है, उदासीन विलयन का मतलब होता है हमारे पास में कि यार ये हमेशा लवणों के जैसा बिहेव करता है। जैसे नमक को पानी में घोलोगे तो आपका pH 7 होता है, वो आपका लिटमस पेपर का कलर नहीं बदलता। जबकि अगर 7 से कम हुआ, अगर 7 से कम हुआ तो वो अम्ल होगा pH, और अगर बेटा आपके पास में 7 से ज्यादा है तो वो आपके पास में क्षार होगा। तो याद रखना pH स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अलग अलग जो शरीर के जो हिस्से हैं या बेटा जहां पर भी आप यूज करते हैं, एग्जाम्पल के लिए HCl जो है, जो प्योर HCl बेटा बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, बहुत जो सांद्र HCl अम्ल होता है वो बहुत ज्यादा अम्लीय है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0, पेट का अम्ल 1, नींबू का रस 2, सिरका, सभी का मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है pH वैल्यू लिख लिया है। आप सबको इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना है। जैसे कि नींबू का पानी का pH होता है बच्चा 12, ठीक है। तो नींबू का पानी जो है बेसिकली आपके पास में हाइड्रोनियम आयंस को वो करता है, ठीक है। अमोनिया का पानी भी आपका क्षारीय होता है। तो आपको ना ये सब चीजें पता होनी चाहिए, आपके पास में जो दिया गया है वो आपको याद होना चाहिए। अब हमारे पास में बेटा पीएच स्केल के कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास में, मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपके पास में जैसे मान लीजिए, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर आपके पास में लिटमस पेपर है बेटा, तो लिटमस क्या करता है, लिटमस किसी भी अम्ल के साथ में वो लाल ही रंग दर्शाएगा और किसी भी क्षार के साथ में हमेशा नीला रंग दर्शाएगा। तो बेटा चाहे किसी भी रंग का लिटमस पेपर हो, लाल है तो लाल आएगा, नीला है तो नीला आएगा। अगर किसी क्षार में लिटमस डुबाया तो उसका कलर बदल के नीला हो जाता है, अगर किसी अम्ल में डुबाया तो वो लाल रंग दे देता है। सिंपल सी चीज है, आपको बस दिमाग में फिट कर लेना है ना। नाउ पीएच स्केल में आप देख सकते हो, यह बताता है हाइड्रोजन आयंस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा नीला है, ये बताता है घटते हुए हाइड्रोजन आयंस को शो कर रहा है। नाउ अलग अलग प्रकार के पदार्थों का पीएच मैं आपको बता चुकी हूँ। दैनिक जीवन में पीएच का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पर पीएच मेंटेन होना जरूरी है। हमारे मुंह का पीएच, हमारे पेट का पीएच है ना, हमारे स्किन में बच्चा पीएच, सब कुछ जगह पे पीएच लगता है, पानी का पीएच होता है, ठीक है। तो हर चीज में बहुत बहुत जरूरी है। तो शारीरिक प्रतिक्रिया बेटा 7 से लेकर 7.8 के बीच में पीएच जरूरी है। पाचन तंत्र के लिए जरूरी होता है, फसलों के लिए जरूरी होता है, मिट्टी का पीएच बहुत जरूरी है, ठीक है। मुंह का पीएच अगर 5.5 के नीचे गया तो हमारे दांत झड़ने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं। तो बेटा दांत खराब होने का रीजन ही है हमारे मुंह का बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाना, जो कि दांतों को खराब करता है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब भी मधुमक्खी हमें काटती है तो यार मधुमक्खी के काटने के बाद हम जल्दी से साबुन लगाते हैं या दादा दादी हमको चूना लगाने के लिए बोलते हैं। तो चूना लगाने का मतलब यह होता है कि जब भी हम मधुमक्खी के डंक की बात करते हैं तो मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, और फॉर्मिक अम्ल जो होता है बहुत ही ज्यादा आपके स्किन में रैश कर देता है, आपकी जो स्किन होती है फूल जाती है, गोल बन जाती है। तो वहां पे आप न्यूट्रलाइज करने के लिए आप चूना लगा देते हो, जिससे वह जगह क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और आपको फिर दर्द और तकलीफ नहीं होती।
अब बात करते हैं बेटा कुछ अन्य पदार्थों में अम्ल। तो हमारे जो नेचुरल पदार्थ है, जो प्राकृतिक स्रोत है अम्ल के, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आप सभी इसको देख लीजिएगा जल्दी जल्दी से, ठीक है, आपको ये याद ही करने हैं। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अब हम बात करते हैं सॉल्ट्स की, यानी कि लवण की। तो लवण बेटा अलग अलग प्रकार के होते हैं। जब हमारे पास में कोई प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का अम्ल बनता, लवण बनता है, तो वो कैसे होते हैं? उदासीन, यानी इनका पीएच कैसा होगा बेटा? पीएच वैल्यू 7 होती है। पानी का पीएच भी 7 होता है। दूसरी ओर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल जैसे कि आप सभी के बेटा प्रबल अम्ल जैसे कि HCl, H2SO4, दुर्बल क्षार जैसे कि CaOH का ट्वाइस। तो ये सभी मिलकर के क्या करते हैं बच्चा? यह अम्लीय लवण बनाते हैं। जबकि एक मजबूत क्षार जैसे NaOH है ना, और कमजोर अम्ल जो है जैसे CH3COOH, ये मिलकर के क्या करते हैं बच्चा? यह क्षारीय प्रकृति के लवण बनाते हैं जिसका पीएच 7 से कम होता है। अब वो अम्लों के बारे में बात कर लेते हैं बेटा, अब वो लवणों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लवण हमारे पास में है, वो है बच्चा NaCl। यार ये NaCl यानी कि घर घर का नमक। तो ये तो हमने बहुत 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 यूज किया है, हमारे घर में यूज करते, इसके बिना हम खा भी नहीं सकते। तो आपको क्या करना है बेसिकली, अगर आपके पास में मान लीजिए कि कोई अम्ल है, तो किसी भी अम्ल की अगर किसी क्षार के साथ में अभिक्रिया होती है, वो हमेशा क्या देगा आप लोगों को? कोई लवण देता है। और ये उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसमें कोई शक बिल्कुल भी नहीं। तो यार ये जो लवण आपको मिल रहा है, जो आपको लवण प्राप्त होता है, ये जो लवण देख रहे हो ना, यही तो नमक है। तो जो आपको HCl और NaOH की अभिक्रिया से मिलेगा, ये क्या कहलाता है? NaCl, और वाटर आपको देता है। इसी को तो आप घर में यूज कर रहे हो। तो ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही ढेर सारे अलग अलग प्रकार के लवण हम लोग पढ़ेंगे। अभी जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं यार, टाइम वेस्ट नहीं करना अपन को, जल्दी से रिवाइज करना खटाखट। तो अब बात करते हैं बेटा NaCl के यूज कैसे कर रहे हैं हम लोग। NaCl के इंडस्ट्री में प्रयोग कहाँ करते हैं? सबसे पहला प्रयोग होता है बच्चा इसका, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH बनाने में। NaOH बनता है बच्चा किससे? क्लोर क्षार अभिक्रिया से। क्लोर क्षार अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इससे आपको 3 उत्पाद मिलते हैं। एक मिलता है NaOH, आपको दूसरा मिलता है H2 गैस, और तीसरा मिलता है क्लोरीन गैस। आपको ये 3 चीजें मिलती है क्लोर क्षार अभिक्रिया में। क्लोर क्षार अभिक्रिया बेसिकली क्या है? NaCl के घोल का विद्युत अपघटन होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? विद्युत अपघटन। अभी उसको कंप्लीट कर लेना। तो विद्युत अपघटन करते हैं, इतनी सी चीज है। अब कैसे करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ढेर सारा नमक का पानी लिया। मैंने क्या किया? नमक का पानी लिया, नमक का घोल यहाँ पे डाला, और मैंने बेटा 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो मैंने क्या किया बेटा, 2 इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट की छड़ ले लो आप। तो यहाँ पे ली, तो एक को मैंने क्या किया? एनोड पे रख दिया, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? आपने बैटरी का धन जिस पे जोड़ा है वो एनोड बन जाता है, बैटरी का जिस पे ऋण जोड़ते हो वो कैथोड बन जाता है। ऐसा करने से जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो जो नमक होगा, नमक NaCl पानी में घुलते से ही अपने 2 भागों में टूट जाता है, Na+Cl-। जबकि सभी लोग इस चीज को समझना, Na 2 भागों में टूटेगा, Na+ और क्लोरीन नेगेटिव। जबकि पानी टूटता है बच्चा आपके पास में H+ और OH नेगेटिव। तो आप समझो यहाँ पे जो नमक है वो क्या करेगा? OH के साथ में रिएक्शन करके NaOH बनाएगा, और बेटा यहाँ पे आप लोग जो H+ आयन और क्लोरीन ऋण आयन देख रहे हो, ये बाहर निकलेंगे। तो क्लोरीन 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 नेगेटिव है, कहां पर जुड़ेगी? वो एनोड पर। क्लोरीन कैसी है बेटा? Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे Cl नेगेटिव आकर के इकट्ठा हो गए, क्लोरीन गैस मिलकर के बाहर निकलेगी। जबकि यहाँ पे H+ आएंगे, इकट्ठा हो गए, H2 गैस बना के बाहर निकलेंगे, और यहाँ पर बच्चा NaOH बन जाएगा जो कि बाहर निकलेगा। तो इसे हम बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, जिसमें बच्चा NaOH का यूज हम लोग ग्रीस हटाने, साबुन के लिए, अपमार्जक में बहुत सारी जगह पे प्रयोग करते हैं। H2 गैस का प्रयोग ईंधन
में, खाद बनाने के लिए अमोनिया में। क्लोरीन गैस का प्रयोग हम जल को साफ करने में, स्विमिंग पूल को साफ करने में। पॉलीविनाइल क्लोराइड नाम का एक हमारे पास में पीवीसी करके पाइप आता है, ठीक है, रोगाणुनाशक बोलते हैं इसको। सीएफसी गैस बनाने के लिए कीटनाशक में इस जगहों पे प्रयोग किया जाता है। नाउ अब दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, इसको हम इंपॉर्टेंट लवण बोलते हैं। यार ये जो ये वाला लवण है ना, जो आप ये वाला लवण देख रहे हो, ये विरंजक चूर्ण का जो लवण है, यह लवण आप सभी लोगों को काय में मिलने वाला है। यह बच्चा जब आप क्या करोगे, CaOH ट्वाइस, यानी कि आप सबने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब क्लोरीन गैस का प्रवाह करोगे, आपको मिलने वाला है CaOCl2 प्लस H2 गैस। तो ये जब आप करने वाले हो तो आपको मिलता है CaOCl2, यही आपका विरंजक चूर्ण है। और इस विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं हम लोग विरंजन के लिए, यानी कि कपड़ों को रंगहीन करने के लिए। अब उसमें कोई भी रंग नहीं बचेगा, समझे ये बात? इतनी बात क्लियर सबको? तो भाई ये थी बात किसकी, विरंजक चूर्ण की। तो यार विरंजक चूर्ण हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे पास में इसका यूज करेंगे आप लोग यार। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, विरंजन यानी कि कलर को हटाने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। विरंजन यानी कि कलर को हटाने के लिए, रंगहीन करने के लिए हम लोग कपड़ा उद्योग में इसका प्रयोग करेंगे। इसका उपयोग कीटाणुनाशक और एक प्रबल ऑक्सीकारक, क्योंकि इसमें क्लोरीन होती है, क्लोरीन एक बहुत बड़ी वाली ऑक्सीकारक होती है, इसलिए उसका यूज हम लोग ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में यूज करते हैं। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी कि हमारे पास में होता है बेटा NaHCO3। इसके दो नाम बहुत फेमस होते हैं, बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट। दो नाम से बहुत फेमस है, लेकिन एक रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपको पता होना चाहिए। कैसे बनेगा, बहुत सिंपल सी बेटा, बहुत सिंपल सी इसकी विधि होती है। आपको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह करना है नमक को पानी में घोल के, और उसमें डालना है अमोनिया। क्या करना है, अमोनिया लेना है, नमक का पानी लेना है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देना है, और आपको मिल जाएगा NaSCO3, आपका बेकिंग सोडा प्लस यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड, वो बाहर निकल जाएगा। देन इसका यूज कहाँ करते हो यार, बेकिंग सोडा है तो ऑफकोर्स हम लोग केक बनाने में इसका प्रयोग करेंगे, साथ ही में इसका प्रयोग करते हैं अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने में। क्यों, क्योंकि जितने भी अग्निशामक यंत्र होते बेटा, उसमें क्या होता है, NaSCO3। तो जब भी कहीं आग लगती है ना, तो वहां पे पाउडर छिड़कते हैं। तो पाउडर छिड़कने पे क्या होता है, हमको उसको मिल गई उष्मा। तो उष्मा देने पर ये टूट जाता है Na2CO3 में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यहाँ पर बाहर निकलता है। और यही रीजन है कि CO2 गैस हमने बचपन से पढ़ा है कि आग बुझाने में यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हम लोग आग बुझाने में प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसका यूज हम लोग आग बुझाने में करते हैं, ठीक है। और कई बार आपको बता दूं, पेट की अम्लता को दूर करने में, यानी कि एज अ एंटासिड, जब आपका पेट खराब हो जाए तब आप इसको पीते हो। देन आपके पास में होता है दूसरा धोने का सोडा। तो बेटा ये जो हमको यहाँ पे Na2CO3 मिला है, सब लोग देखो, हमको बेकिंग सोडा से जो Na2CO3 मिला है, तो उसी Na2CO3 के साथ में आपको क्या करना है, पानी के 10 अणु जोड़ देना है। इसे कहते हैं क्रिस्टलन जल। तो ये आपको देगा Na2CO3.10H2O, यही धावन सोडा यानी कि धोने का सोडे का सूत्र है। तो यहाँ पर आप यही अभिक्रिया को लिख सकते हो आगे कि इस अभिक्रिया से जो प्राप्त हमारे पास में Na2CO3, तो बेसिकली बेटा गलत लिखा हुआ अभिक्रिया थोड़ी सी रॉन्ग है, ठीक है, इसको आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। ओके, तो ये अभिक्रिया थोड़ी सी गलत है, रॉन्ग है ना, इसको ध्यान मत देना, इसको ध्यान मत देना, ठीक है। चलो, तो हमने क्या बोला, Na2CO3 प्लस 10H2O अभिक्रिया करके Na2CO3.10H2O आपके पास में मिल रहा है। इसका यूज क्या कर रहे हैं, धोने में यूज कर रहे हैं, तो धोना ही पड़ेगा। तो इसका यूज हम लोग कांच साबुन उद्योग में करते हैं धोने के लिए। इसका उपयोग बोराक्स जैसे सोडियम के यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का यूज घरों में साफ सफाई के लिए, और जल की स्थायी कठोरता इंपॉर्टेंट होता है, ये इसमें हम इस यूज करते हैं। देन होता है क्रिस्टल जल, क्रिस्टलिन जल। तो बेसिकली बेटा जो क्रिस्टलन जल होता है, तो ये क्रिस्टलन जल का काम है, इसका काम क्या होता है, ये लवण के अणु में
जब जल के अणु जुड़े होते हैं तब। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं। सभी लोगों ने CuSO4 का नाम सुना होगा, जिसका रंग होता है नीला। तो उसका नीला रंग होता है क्योंकि इसके पास में 10 पानी के अणु होते हैं। तो जल के इन 5 अणुओं को हम क्या कहते हैं बच्चा? इसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलन जल। तो जहां जहां आप ऐसे यौगिक के पास .H2O देखते हो, तो बेटा ये जो H2O है इसे कहते हैं क्रिस्टलन जल, जो कि आपके यौगिक का कलर बदल देता है। तो आप लोग जो बेटा नीला रंग देखते हो ना, वो पानी के जल के कारण है। तो जब आप इसको गर्म करोगे तो सफेद रंग का हो जाता है, और जब वापस से पानी डालोगे इसके अंदर तो वापस से नीला रंग पकड़ लेता है। तो ये सेम बेटा ऐसा POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम बोलते हैं। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O, और यह बच्चा जब गर्म करोगे तो गर्म करने पर मिलता है H2O। सो बेसिकली 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह हमें क्या देता है? हमें यह देता है कौन बच्चा? ये हमें दे रहा है POP, जिसका यूज हम लोग घरों के जो दीवार होते हैं उसको पोतरे में करते हैं। दूसरा, डॉक्टर हमारे हड्डियों पे इसकी मरहम पट्टी करता है। तो ये इसके उपयोग है। सो आप सबको पता होगा। तो गाइज यहाँ पे आज का रिवाइज इंडिया जो है वो पूरा रिवीजन विद डिटेल। गाइज आई होप सो यहाँ पे थोड़ा जल्दी हो गया है, बट रिवीजन अगर आप कर रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट लेक्चर है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, टाटा बाय। यह था आपका रिवाइज इंडिया। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, अपने बाकी दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।